अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आज ख़ित्ता मशरिक़ वस्ता एक बार फिर तारीख के नहायत नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ईरान की सड़कों पर जारी एहतजाज, वाशिंगटन की खुली धमकियां, अमरीकी फौजी अड्डों से अहलकारों का इनकला और आलमी खबर रसां इदारों के वो दावे जो आइंदा घंटों को फैसला कुन यानी 24 घंटों को वो फैसला कुन करार दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के दाने पर पहुंच चुकी है? अमरीका कहता है कि मदद आ रही है, ईरान खबरदार कर रहा है कि हमला हुआ तो पूरा क़ित्ता लपेट में आ जाएगा। खलीजी ममालिक पसे पर्दा अमरीका को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आलमी ऑयल मार्केट लरज रही है। आबना हम्स एक बार फिर आलमी मईशत की नब्ज बन चुकी है और सिफारत खाने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत दे रहे हैं। उधर इंटरनेट बंद, स्टारलिंक पर क्रैकडाउन, बराह रास्त राब्ते मुनक़ता और हर बयान के साथ कशीदगी में इजाफा हो रहा है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर हमला हुआ तो इसके असरात कहां तक जाएंगे। क्या ये महदूद कार्रवाई होगी या एक ऐसी आग जो पूरे मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लेगी। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कशीदगी किस तरफ जा रही है, कौन जंग रोकना चाहता है और कौन आग भड़का रहा है, और सबसे अहम इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान और खित्ते के लिए क्या खतरात और क्या इम्कानात हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल रिलेशंस के सीनियर एनालिस्ट हैं अलमास हैदर नकवी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अलमास साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। सर, जो भी सिचुएशन है वो आपके सामने है, तो बताइएगा कि जो तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जो पाकिस्तान अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ा की जो प्रोसेसिंग से मुतालिक अमरीकी हुकाम से राब्ते में है और उम्मीद है कि मामूल की जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग वो जल्द बहाल हो जाएगी। तो सर, आपको लग रहा है कि क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं कि पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत बेहतर इस्तवार हो गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये जो वीज़े पे जो पाबंदी आयद की गई है और जो प्रोसेसिंग के ऊपर उन्होंने जहां 75 ममालिक की लिस्ट में पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया है, तो आपके नज़दीक ये वीज़ा पाबंदियां अमरीकी पाकिस्तान ताल्लुकात में किस किस्म के सियासी तनाज़े की अक्कासी करती है, या ये सिर्फ इमिग्रेशन डिसिप्लिन है और सिस्टम की खामियों का जो है वो रद्द-ए-अमल है? क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की जो, आपको याद होगा कि जब ट्रंप जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में थे तो उन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से एक बहुत सख्त पॉलिसी अपने नैरेटिव के अंदर उन्होंने रखी। तो अब हम देख रहे हैं कि जब से वो ऑफिस में आए हैं उसके बाद वो डिफरेंट जो है वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, डिफरेंट जो है वो उन्होंने फैसले लिए हैं जिसमें वो इमिग्रेशन को डिस्करेज कर रहे हैं। तो अभी जो रिसेंट अभी डिसीजन आए हैं जिसमें मतलब 75 कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो है इमिग्रेशन प्रोसेसिंग उसमें ब्लॉक किया। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ है, आज हमने उसमें जो तर्जुमान है ताहिर हुसैन इंदिराबी साहब, उन्होंने ये कहा कि हम के जो है वो ठीक है, और ये उनका एक इंटरनल प्रोसेस है और ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में पाकिस्तान भी शामिल था। तो लेकिन बैकडोर के ऊपर डिप्लोमेटिक के जरिए पाकिस्तान जो है वाशिंगटन के साथ रास्ते में है। मैं समझता हूँ कि हमें उम्मीद करनी चाहिए कि होगा और हमारे इमिग्रेशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो दोबारा रिवाइव हो जाएगी। अच्छा अलमास साहब, लेकिन हमने ये देखा है कि अमेरिका समेत और दीगर ममालिक जो है वो हमसे ये बात कहते नज़र आते हैं कि आप अपने मामलात ठीक करें। मामलात का इनका जो इशारा ऑब्वियसली वो दहशतगर्दी या उस मामलात की तरफ नहीं है, उनका इशारा इस तरफ है कि ऑब्वियसली जो लोग यहाँ से जाते हैं, जैसे विजिट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे जाके लोग स्लिप हो जाते हैं और इसके अलावा जो है ज़ाहिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इस तरह की भी शिकायत मौसूल हुई। तो ऑब्वियसली ये तमाम तर चीज़ें वो कह रहे हैं आप इनको ठीक कर लें तो फिर ठीक है, आपका जो है वीज़ा पॉलिसी में नरमी बढ़ती जा सकती है। तो लेकिन आपको नहीं लगता, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारी मुल्की मईशत पे जो है, क्योंकि अगर हम ट्रंप की पहली स्पीच की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि जी मैं अपने मुल्क की मईशत के हवाले से बहुत जो है स्ट्रॉन्ग जो है फर्म डिसीजंस लूँगा। तो वो यही डिसीजंस थे? जी देखिए, हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो ट्रंप की जो पॉलिसी है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। Exactly. अब उसकी वो इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो जो है वो
पॉलिसीज जो है वो ले रहे हैं, उसमें सिर्फ रशिया के जो इंटरेस्ट हैं, जो उनके नजदीक उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो चीजें हेल्प हो सकती हैं। आपने टेरिफ्स की सीरीज आपने देखी, वो चाइना समेत पूरी दुनिया, मतलब इंडिया के ऊपर भी और पूरी दुनिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि वो अपने टैरिफ्स जो है वो वॉर वो लेके चल रहे हैं। इसके ऊपर एनालिस्ट जो हैं, वो जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो समझते हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है अमेरिकन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो ये ट्रम्प हम देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और पॉलिटिकल टूल के तौर पर टैरिफ को जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो लेट्स सी इसका जो आउटकम क्या निकलेगा, ये फ्यूचर के में देखना, हमें वेट करना पड़ेगा कि आउटकम क्या निकलेंगे। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो है वो दोस्ताना और काफी बेहतर ताल्लुकात हुए हैं, खसूसी तौर पे ये मार्का हक के बाद से। ठीक है, और उसमें हम ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है वो इतनी टाइट पॉलिसी नहीं होगी। काफी सारे स्टेक्स अमेरिका के यहाँ पे मौजूद हैं और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि वो अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करके चले ग्रेट पावर्स के दरमियान। लेकिन अल्मास सदर साहब, ठीक है, ये बात तो सही है, उन्होंने कहा कि मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है, अपनी मईशत को बेहतर बनाना है। लेकिन दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, उन्होंने बारहा कहा कि मैं तो जंगें रुकवाता हूँ, और उन्होंने ओबामा का जिक्र किया, उन्होंने जो बाइडन का जिक्र किया, उन्होंने कहा मैं तो वो सदर हूँ जो जंगें रुकवाता हूँ, जंग की शुरुआत नहीं करता। लेकिन हम दूसरी जानब ये भी देख रहे हैं कि वो ईरान में जो है वहाँ पे जंग की तैयारियां ना सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि वहाँ की आवाम को जो है वो कह रहे हैं कि जी आप लोग इदारों पे चढ़ दौड़ें और हम आपके साथ हैं। तो ये किस किस्म की पॉलिसी? एक तरफ वो कह रहे हैं मैं जंगें रुकवा रहा हूँ, और एक तरफ फिर ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। और ना सिर्फ ये आ रही है, बल्कि जो अमेरिका है वो वेनेजुएला के जो तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी भी कर रहा है। और सदर मादुरो और एलिया की गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने पहली बाज़ाब्ता फ़रोख्त भी वो हो चुकी है। तो सर, आप क्या समझते हैं कि ईरान के साथ कारोबार करने वाले जो ममालिक पर 25% टैरिफ आयद करने का जो ऐलान भी कर दिया गया है, तो ये सब इक़दामात वो हैं जो आलमी ताकत के दबाव की एक वाज़ेह मिसाल हैं, और पाकिस्तान जैसे ममालिक इसमें किस हद तक मुतासर होंगे आपकी नज़र में? जी, मैं समझता हूँ पहले तो ट्रम्प की जो पॉलिसी है उसको हमें रेटरिक और रियलिटी दोनों को जो है उसमें तमीज करनी होगी। फर्क रेटरिक्स जो है समटाइम्स जो प्रेशर बिल्ड करने के लिए होती है, डिस्ट्रैक्शन के लिए होती है, मिस इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, ठीक। लेकिन रियलिटी जो रियल इंटरेस्ट होते हैं वो बिल्कुल और होते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारी जगहों पे देख रहे हैं ट्रम्प जो है वो प्रेशर बिल्ड करते हैं अपने रेटरिक्स के जरिए, फिर रिट्रीट भी हमने करते हुए देखा है। ठीक है, जहां तक वेनेजुएला की बात आप करते हैं, तो मेरे नजदीक वेनेजुएला का केस, लैटिन अमेरिका का केस जो है वो जियोपॉलिटिकल है रादर देन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक उसकी जो है बाई प्रोडक्ट है, उसका बेनिफिट ऑब्वियसली जो है वो ऑयल रिजर्व्स के ऊपर और रियर अर्थ के ऊपर जो है वो कंट्रोल है, लेकिन जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सर्ट करना है, जैसा कि मोनरो डॉक्ट्राइन थी। तो मोनरो डॉक्ट्राइन का आइडिया यही है कि इस रीजन के अंदर किसी और एक्सटर्नल पावर का कोई असर रसूख जो है वो काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि लैटिन अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डेवलप हुआ है। तो ये एक खतरा महसूस किया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने और अमेरिका ने, और उनकी जो पॉलिसी एलीट है वो समझते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस या रशिया का इन्फ्लुएंस जो है वो उनकी जो रीजनल लेजिटिमेसी है या रीजनल डोमिनेंस है उसको चैलेंज करती है। तो ये जियोपॉलिटिकल अटेंशन है रादर देन जियो इकोनॉमिक। दूसरा, जहां तक आप मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ईरान के ऊपर हमला करना आसान नहीं होगा, इसकी प्राइस अमेरिका को भी पे करनी पड़ेगी। अगर वो कोई ऑपरेशन कोई एडवेंचर करते हैं, तो दूसरी तरफ से भी आपने ये देखा कि उनकी स्टेटमेंट्स है वो बहुत क्लियर है, कैटेगोरिक है कि उन्होंने दो टोक मौके पर इख्तियार किया ईरान की गवर्नमेंट ने। बिल्कुल
जी 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 बिल्कुल। और वो कहते हैं, आप उनकी लीडरशिप के बयान देख लें, चाहे वो सुप्रीम लीडर है, उनकी जो वजीर खारजा है, उनके जो प्रेसिडेंट है, उनके नेशनल सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं, वो बारहा ये सिग्नल दे रहे हैं कि हम पहले से ज्यादा जो है वो प्रिपेयर्ड है। बिल्कुल। तो अगर ये एडवेंचर होता है तो मैं नहीं समझता कि ये इतना स्मूथ सेलिंग होगा अमेरिका के लिए। ठीक है। इसकी कॉस्ट बहरहाल अमेरिका को पे करनी पड़ेगी, और इससे मैं समझता हूँ कि रीजन के अंदर जो है वो इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेस को, इस वॉर को किसी तरह जो है वो रोका जाए। अच्छा अलमास साहब, अगर ईरान की हम बात करते हैं तो ईरान के लिए जो अमरीकी पाबंदियां हैं और जो इक्तिसादी दबाव है एक रोजमर्रा हकीकत है, और रूस भी इस जमन में जो है अमेरिका की गैर जिम्मेदाराना पॉलिसी को तनकीद का निशाना बना रहा है। तो सर आपकी क्या कहेंगे इस बारे में कि ईरानी अवाम और जो क़यादत है इस दबाव को किस नज़र से देखते हैं, और वो किस हद तक आलमी पाबंदियों के बावजूद अपने मफादात और अगर हम ताल्लुकात की बात करें तो उसको बरकरार रख सकेंगे वो? देखिए, ईरान के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत चैलेंजिंग है ये जो अभी प्रोटेस्ट हुए हैं, जो कि 28 दिसंबर को जो उनके रियाल की डिप्रिसिएशन हुई है उनकी करेंसी की, जी। उसकी कुछ बुनियादी वजूहात जो है वो अमेरिकन सैंक्शंस ही हैं। तो वेस्टर्न सैंक्शंस जो है वो उनकी इकोनॉमी के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रही है, जिसकी वजह से ये जो डिस्टेबलाइजेशन इनिशियली हम देखते हैं कि वो बहुत ऑर्गेनिक जो है वो प्रोटेस्ट वहां पे शुरू हुए। उनके ट्रेडर्स, उनकी जो कम्युनिटीज हैं, उन्होंने इन प्रोटेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसको स्पॉइल किया गया। फिर उस मंजर ऐसा लगा कि शायद एक रजीम चेंज का एक पूरा जो है वो वर्क नक्शा एक मंसूबे के तहत जो है उसमें वो आए हैं। लेकिन इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ कि जो अमेरिकन सैंक्शंस आ रही हैं इसकी वजह से जरूर दबाव बढ़ेगा उनकी इकोनॉमी के ऊपर, उनके सोशल स्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन अभी मैं नहीं फोर्सी कर रहा कि उनकी कुछ जियो पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उसके ऊपर को बहुत ज्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। अगर इस केस के अंदर अमेरिकन अगर कोई एडवेंचरिज्म की तरफ जाता है तो मैं समझता हूँ कि रजीम को एक जो है वो रीजन, एक कॉज मिल जाएगा एग्रेशन का। और इस मरतबा हम थोड़ी सी पॉलिसी के अंदर भी शिफ्ट देख रहे हैं कि इस मरतबा वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तरफ भी ये जा सकते हैं, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है वो इन रिस्पॉन्स वो करेंगे। अगर अमेरिका की तरफ से एग्रेशन होती है या इसराइल की तरफ से एग्रेशन होती है तो इस मरतबा रिस्पॉन्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हो सकता है। अच्छा, लेकिन अनवार साहब, कतई कलामी माजत, जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिकी मिल्कियत बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया है, लेकिन जो ग्रीनलैंड ने इनकार भी कर दिया है, जबकि डेनमार्क के साथ जो ताल्लुकात बरकरार हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि वाकई अमेरिकी खारजा पॉलिसी की हदबंदी या दाखिली सियासत और आलमी ताकत के दरमियान कोई तवाज़ुन को जाहिर कर रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है वो सिर्फ इस वक्त अपने नेशनल इंटरेस्ट को, जो सो कॉल्ड उनका नेशनल इंटरेस्ट है, ग्रीनलैंड की जो ग्राफिकल लोकेशन है वहाँ पे ट्रेड रूट जहाँ से चाइना और रशिया की जो है वो वहाँ से पास आउट होती हैं चीजें, तो वो उस लोकेशन को बेसिकली कैप्चर करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये अटैक होता है तो आप यूँ समझ लीजिए कि नेटो मेंबर के ऊपर और उसकी टेरिटरी के ऊपर अगर अटैक हुआ या उसको स्नैच करने की कोशिश की गई तो वो जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है नेटो के ग्रुप के अंदर, कि उसकी समझ लें कि ये एक ब्रेक हो जाएगा, वो पूरा अलायंस टूट जाएगा। ठीक है, तो ये यूरोपियन के ऊपर एक अटैक है। तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो ग्लोबल ऑर्डर था जो कि 1947 के ऑनवर्ड इवॉल्व हुआ था, वो अब अपनी एक मतलब आखिरी सांसें वो ले रहा है। तो ये ग्रीनलैंड का जो केस है ये स्पेसिफिक मैं समझता हूँ कि ये यूरोपियन अलायंस के ऊपर बहुत बड़ा धचका होगा ये। ठीक।
अच्छा अलमास साहब, ट्रंप का दावा है कि उन्होंने पुराने तनाज़ात ख़त्म किए, नए तनाज़ात नहीं खोले, जबकि रूस ने वाज़े किया कि अमरीकी धमकियों से ईरान के साथ मुआहदात जो हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, और अमरीका की जो गैर महज़िब हिकमत अमली है उसकी आलमी मुसाबकती पोजीशन को जो है वो कमज़ोर कर रही है। तो सर, क्या ये सूरत हाल खित्ते में एक नए अदम तवाज़ुन और कशीदगी के इम्कानात को पैदा कर रही है? जी बिल्कुल पैदा कर रही है। आप ये देखिए, मैंने अर्ज किया कि एक तरफ स्टेटमेंट्स हैं, वो बार बार ये जिक्र कर चुके हैं कि मैंने जंग रुकवाई है। तो अगर जंग रुकवाई है तो फिर ये जो वेनेजुएला के ऊपर आपने एग्रेशन किया है, एक सॉवरेन नेशन के प्रेसिडेंट को आप हाईजैक करके किडनैप करके आप उठा के ले आए और उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हैं अपने मुल्क के अंदर, तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करें? फिर दूसरा, अगर ईरान के ऊपर आप वो एग्रेशन की एक पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो वो जो बयानिया है, मैं इसलिए हमेशा ये कहता हूँ कि जो बयानिया होता है वो जरूरी नहीं है कि वो हकीकत भी हो। स्टेटमेंट्स के पीछे डिफरेंट उसकी रैशनल्स उनके हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल भी होते हैं, लेकिन हमें हमेशा एनालाइज करना चाहिए बेस्ड ऑन रियलिटीज। तो ये एक तरफ दावा है कि हमने जंगें रुकवाई हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो आप जंगें शुरू भी कर रहे हैं। ट्रू, ठीक है, बहुत ये तजाद है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अलमास हैदर नकवी साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दूसरे सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।